बायोम्स, राइट। तो सिलेबस आपको एक बार बता देता हूँ। सिलेबस काफी लंबा है, बट कवरिंग मेजर पार्ट्स, है ना। अभी देखो नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपने पढ़ लिया, ये कवर हो चुका है आई थिंक। ये कवर किया, अच्छा ये कवर नहीं किया था, ओके। तो 4 and 5 डेवलपमेंट नहीं। ओके, 4th and 5th स्टार्ट करेंगे ना। फंडामेंटल प्रोसेस तो हो चुका था, ठीक है ना, ये सारा पढ़ लिया था। 4 and 5th रह गया था, तो ये करेंगे। इधर 6 स्टार्ट किया था, ठीक है। 7th हम नहीं पढ़ रहे हैं, 8th हमने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, है ना। एंड दिस टॉपिक इज गोइंग ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ये थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये बेसिक्स है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा दिया है, एडाप्टिव मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक बार मैं देख लूंगा इसको, बट ये कल हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आज हम ये पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, रेयर, एंडेंजर्ड एंड कंजर्वेशन। इसमें से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये हमने पढ़ना है, ठीक है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ लिया, स्पीसीज इंटरेक्शन पढ़ लिया, कम्युनिटी इकोलॉजी हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। एज एंड इकोटोन, एट्रीब्यूट्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी थोड़ा सा रह गया था, तो वो आज देखूंगा। सक्सेशन पढ़ा दिया, इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम एक्टिविटी, इकोसिस्टम फंक्शन, एनर्जी फ्लो। चलो, सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग। आपके एग्जाम से स्टार्ट हो गए? चल रहे हैं? नहीं सर, अभी मंडे से प्रैक्टिकल शुरू होगा और फिर 20 तारीख से थियोरी पेपर शुरू होगा। वेरी गुड। चलो, तुमने एडवांस प्रिपरेशन करके, ये मेरी स्टाइल में तुमने काम किया। मेरा क्या स्टाइल है, सपोज मुझे फ्लाइट से जाना है, राइट। उसमें तो होता ही है कि भाई 3 घंटे पहले पहुंचना है। मैं एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेता हूँ, राइट, अगर 1-2 दिन का टाइम है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ कि एडवांस प्रिपरेशन, कोई एग्जाम है 6 महीने पहले, साल भर पहले, जितना मतलब टाइम ले सको, बिकॉज यू नीड टाइम टू रिमेम्बर एवरीथिंग। और अभी आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, कीप यू प्रैक्टिसिंग। तो आई विल टेल यू द क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये दिमाग में होगा कि जैसे बायोजियोग्राफी कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो इसमें देखो, ये 3 लाइन लिखा है, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। पूरी बुक है, आप बिलीव नहीं करोगे, दिस इज ए कंप्लीट बुक, ठीक है। फिर अप्लाइड इकोलॉजी में भी देखो, आज कवर करेंगे थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी स्टेटस, क्योंकि इन्होंने सिलेबस थोड़ा सा मेरे हिसाब से नहीं बना है। पॉल्यूशन का तो इसमें आता ही नहीं है अप्लाइड इकोलॉजी में, क्योंकि पॉल्यूशन अलग टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी स्टेटस उसी से कनेक्टेड है, ये बायोजियोग्राफी से। मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये अभी आज नहीं कवर करना है। मेजर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी चेंज, ये बताऊंगा। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अप्रोच, कंजर्वेशन बायोलॉजी में देखो, वो यहीं से कनेक्ट हो रहा है। रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो रेयर एंडेंजर्ड में आते हैं ये सारे, प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 10 क्वेश्चन। 2018 में तो देयर वाज 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक अकेले, बी और सी सेक्शन मिला के। तो मतलब यू कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि सीएसआईआर के साइंटिस्ट को भी पता है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं, सेल बायोलॉजी। ये, हाँ ये फेवरेट टॉपिक है 5, ये सबको पता है। और सबसे अनफेवरेट टॉपिक जो स्टूडेंट्स के होते हैं, स्टार्ट होता है 6 से, 6 और 13 में जाके ब्लास्ट कर जाते हैं। 13 और 12 में तो किसी कोई होल्ड ही नहीं, राइट। तो ये सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बनने के चक्कर में, मतलब उनको पता नहीं कि रस्सी किधर है, मंकी की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने शेर का टाइटल क्यों लगाया कि बिकॉज यू मस्ट फील लाइक ए लायन। लायन के फीचर क्या होता है, बिकॉज दिस इज ए एलोन किंग ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम,
ठीक है ना। तो ये लायन के फीचर्स हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट इकोसिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी पर डे। अब यूनिट इन्होंने पूछा, देखो ये पता था कि किसी को यूनिट नहीं आएगी, एक क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्टली यूनिट पूछा है कि इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, उनकी यूनिट क्या है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ऑर्डर पूछा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हॉट, डिजर्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना, हॉट, डिजर्ट, टेम्परेट, ग्रासलैंड, ये सारे, ठीक है। इसका आंसर आपको रटना ही पड़ेगा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ग्रासलैंड, हॉट, डिजर्ट्स, राइट। इसका मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे है ये आंसर और क्यों है। तो ये एक ग्राफ है जिसके बेसिस पे यू कैन से बायोमास पिरामिड पे एनर्जी का काफी, मैंने कल मतलब थोड़ा सा लेट हुआ था बट आई शेयर्ड ना, लिंक हमने 9:45 पे शेयर किया था। आई वॉज स्टिल स्टडिंग। तो कभी आपको लगे कि थोड़ा सा लेट हो रहा है तो यू कैन मैसेज मी ना, वी कैन स्टार्ट इमीडिएटली। तो दैट इज नॉट एन इशू। तो ये देखो इन्होंने टुंड्रा जैसे ये ग्रीन जोन बनाया, ट्रॉपिकल सबसे ज्यादा है, तो यही चीज इन्होंने पूछा है कि कौन नंबर 1 पे है, कौन सेकंड नंबर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, नाल, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, छोटा सा डेजर्ट है ना, सवाना है। तो अब जैसे ये इस बेसिस पे यू कैन डिफाइन। तो ये हम डिटेल भी पढ़ने वाले हैं कि क्या फीचर्स हैं इनके। एंड ऐसा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग है भी एंड नहीं भी है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपने देख लिया, वही था, है ना, डायग्राम। देन टेम्परेट, ग्रासलैंड एंड हॉट डेजर्ट्स, ठीक है। ये तीन ही का नाम है यहाँ पे। तो नाउ यू कैन गो थ्रू, ठीक है। एंड सेकंड वन इज जनरल इंक्रीज इन द एवरेज बॉडी मास ऑफ एनिमल पॉपुलेशन विद इन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे मैंने पूरी रिसर्च कर डाली। जनरल इंक्रीज इन एवरेज बॉडी मास ऑफ एनिमल पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज विद लैटिट्यूड इज नोन एज। तो ये इसको कहते हैं बर्जमान रूल, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज बर्जमान। बर्जमान रूल का मैं दिखा देता हूँ कि बर्जमान रूल पे भी मैंने थोड़ा सा काम किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बर्जमान रूल है, राइट। बर्जमान रूल में दरअसल साइंटिस्ट वाज वेरी जीनियस। मैं भी सोचता था कहाँ से ऐसा मैं भी सोच पाऊँ। तो देयर वाज एलेंस रूल बिफोर दैट। तो बर्जमान ने ये इको जियोग्राफिकल स्टेटस पे ट्राई किया कि हाउ वी कैन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लैड्स, है ना। ये चीज थी जो कोई क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था कि हाउ वी कैन सी दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन स्पीसीज ऑफ लार्जर साइज। क्योंकि साइज हाथी का भी, एलिफेंट का भी है, देन टाइगर है, एंड देन रैबिट है ना, बहुत सारे हैं। तो बर्जमान रूल ओनली डिस्क्राइब द ओवरऑल साइज ऑफ एनिमल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। बर्जमान रूल ओनली डिस्क्राइब द ओवरऑल साइज ऑफ द एनिमल्स बट डज नॉट इंक्लूड बॉडी पार्ट्स लाइक एलेंस रूल। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि बॉडी पार्ट्स को एलेंस रूल ने क्यों डाला, है ना। तो ये दोनों जैसे होते हैं ना, मतलब दो साइंटिस्ट अपना नाम करने के चक्कर में कि भाई हमारा थोड़ा हो जाए, तो 2022 में बर्जमान रूल टुगेदर विद द एलन रूल, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों रूल को कंबाइन कर दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द लासे-स्टीनहॉफ रूल, ठीक है ना। ये है तो स्टीनहॉफ रूल says that warm-blooded individual of a species have a bigger surface related to their biome if they live in warmer climate। अगर गर्म एरिया की बात करोगे तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, राइट, सो दे नीड लार्जर सरफेस एरिया टू सस्टेन इन द लाइफ। बायोडाइवर्सिटी या जो भी है, जियोग्राफिकल वो मीन्स हाउ एनवायरमेंट सपोर्टिंग देयर सर्वाइबिलिटी, दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। तो ये मैं देख रहा था सक्सेशन का, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। ये है इनका बर्जमैन रूल। बर्जमैन रूल का अगर आप ग्राफ ठीक से देखोगे, राइट, तो एवरेज बॉडी मास ऑफ मूज केजी में लिया, एंड
दिस इज ए लैटिट्यूड, तो दिस इज एग्जैक्टली द बर्जमान रूल। कहते हैं लैटिट्यूड तो लैटिट्यूड पे जाओगे ऊपर, हाँ इनका बॉडी मास एक फिक्स हो गया है यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इन रिलेशन टू लैटिट्यूड ही डिफाइंड द बॉडी मास। तो सबका अलग अलग ग्राफ ऐसे बना दिया, एलिफेंट का अलग, है ना, जितने भी जानवर हैं उनका बता दिया कि हाँ लैटिट्यूड के हिसाब से। और एक और क्वेश्चन मुझे मिला, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, दैट इज रेरेफैक्शन कर्व, है ना। आई वाज शॉक्ड कि मतलब यहाँ तक भी पूछ रहे हैं, दिस वाज द वेरी एडवांस क्वेश्चन। तो लेट अस कम टू दैट आल्सो। तो अब चूंकि होता क्या, रिसर्च माइंड यही है कि जब आप पढ़ने बैठो तो यू डोंट नो कि वेयर यू आर गोइंग, फ्लोइंग, जस्ट फ्लोइंग इन द डेटा, रिसर्चिंग ओवर द न्यू थिंग्स, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साइंटिस्ट, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन भी थे ना। तो आई वाज फोकसिंग कि ऐसा ना हो कि थ्योरी आपको पढ़ने के बाद कुछ पता ना चले कि वेयर टू फोकस। यू शुड नो योर गोल, गोल इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना। जैसे आपको पता लग जाए कि आपका दुश्मन ये है, हजारों भीड़ में जाओगे उसको ढूंढ लोगे आप, ठीक है ना। Sequence similarity, gene structure, gene size, plant size, physical proximity of gene and genome size, sequence similarity, है ना। Which of the following statement is true for positive frequency dependent selection? अब ये कहते हैं कि अगर मान लो सिलेक्शन डार्विन का है ना, सिलेक्शन कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये कहते हैं कि मान लो जीन के बेसिस पे अगर हम सिलेक्शन को डिफाइन करें तो व्हाट यू कैन सी, मतलब क्या ट्रू है आउट ऑफ द फोर। फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीजेस as it become less common, fitness of a genotype increases as it becomes more common, fitness of genotype decreases as it become less common, fitness of genotype decreases as it become common and get fixed। फिटनेस कब बढ़ जाती है, व्हाट यू कैन गेस। तो ऑब्वियसली मान लो एक तुम डायनासोर को ले लो, डायनासोर गायब क्यों हुआ, हमेशा याद रखो, कोई भी एग्जाम्पल एक याद रख लेना, है ना। तो मान लो हाँ नहीं भी याद है तो बहुत सारे अपने लाइफ में एग्जाम्पल पढ़े भी होंगे, तो यू कैन कोरिलेट विद दैट कि जैसे कोई सर्वाइविंग स्पीसीज है, एलिफेंट है या ह्यूमन है, तो वो क्यों सर्वाइव करे, डायनासोर क्यों गायब हो गया। डायनासोर इसलिए गायब हो गया कि बिकॉज जो फिटनेस ऑफ जीनोटाइप है वो घटी नहीं, है ना, वो बढ़ी और कॉमन हुई, तब हाँ जाके वो हो सकता है। तो लेट अस सी द सेकंड इज आंसर, ठीक है ना। तो ऑब्वियस आंसर था इसका। एंड यू कैन सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द रेड डेटा लिस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द, अरे क्या हो गया, हाँ, बेस्ड ऑन द रेड डेटा लिस्ट there is a risk graph prepared by the scientist IUCN, International Union of Conservation, Nature Conservation, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि फॉलोइंग आर द रैंक्स असाइन, तो एबीसीडी के बारे में पूछना है कि कौन सा क्या रैंक होगा, ठीक है। तो ये देखो कौन झांक रहा है, टाइगर मुझे बड़ा सही लगता है अगर टाइगर झांक लेना तो आधे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। तो यू कैन सी हियर परसेंटेज दिया हुआ है ना, आईयूसीएन का रेड लिस्ट है 2012 का कार्निवर्स का, और भी डेटा है हमारे पास, ये ज्यादा आपको पता चलेगा। वल्नरेबल डाउट, हाँ चलो मैं थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देनिकल, हाँ, दिस इज अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन बाय द IUCN रेड लिस्ट, है ना। तो कहते हैं इफ यू कंसीडर ऑल स्पीसीज देन सम आर नॉट इवेलुएटेड, सम आर इवेलुएटेड, है ना। तो जो इवेलुएट हुए बट उनका रिस्क ऑफ एक्सटेंशन यू कैन नॉट नो, तो दैट इज अ डाटा डेफिशिएंट, हाँ, डाटा डेफिशिएंट। फिर एडुकेट डेटा में देर आर एलसी लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वेलनरेबल, एंडेंजर्ड, critically endangered, extinct in wild, extinct, ठीक है ना। So
अब थ्रेटन कैटेगरी में देखो, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल, ये बढ़ता जा रहा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाउ? लीस्ट कंसर्न तो क्लियर है, नियर थ्रेटेंड भी क्लियर है ना, कम रिस्क वाले, बट वल्नरेबल से स्टार्ट होता है कंफ्यूजन। तो VEC है ना, बाकी दोनों तो वर्ड एक्सटेंट ही यूज कर रहे हैं, तो VEC याद कर लो, वेक, है ना, यानी वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट? दीज आर द थ्री। अब इसकी बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, दिस इज ना, तो देखो एंडेंजर्ड कितने हैं, 5000 के आसपास है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड 3000 के आसपास, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड ये 797 है ना, लीस्ट कंसर्न 25,000, डेटा डेफिशिएंट, ये आपको याद करना पड़ेगा कि नियर थ्रेटेंड कितने स्पीसीज है, कितना परसेंटेज में आ रहा है, परसेंटेज में लेट अस सी, ये है, ये भी इसमें है, VEC याद रख लोगे, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ना। लीस्ट कंसर्न बाहर हो गया, थ्रेटेंड में ये ऑलरेडी एक्सटेंड है, थ्रेटेंड में VEC या CEV जो भी याद कर लो, लेकिन VEC ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन नो द एग्जैक्ट। यहाँ भी ऊपर का एरो अगर आप देखोगे, दिस वन, दिस इज एरो ऑफ एक्सटेंशन, है ना, एरो ऑफ एक्सटेंशन। नाउ हियर इंक्रीजिंग ऑर्डर में VU, EN एंड CR, ठीक है ना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड परसेंटेज, लेट मी चेक, हाँ ये परसेंटेज दिया, आई थिंक इट्स विजिबल, 40% में ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला मतलब लीस्ट कंसर्न, है ना, और 8% है येलो, लाइट येलो वल्नरेबल, डार्क येलो वल्नरेबल, और लाइट येलो नियर थ्रेटेड, रेड वन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हल्का रेड एंडेंजर्ड, एंड रेड वन इज एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर, लेट अस रिटर्न टू दैट क्वेश्चन। तो आपका देखो कवर भी होता चला ना, ये जैसे मैंने पूरा कर लिया था, VNC एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड काफी हैं, 15 के आसपास बर्ड्स हैं और 9 के आसपास मैमल्स, है ना, तो एक्सटेंट इन द वाइल्ड यहाँ 0 और 3 के बीच में, 3 के ऊपर है बर्ड्स में, so that is kind of, यहाँ पे ये टाइगर बिल्कुल आप किस रोड में देख रहे हो, किस रेंज में है ना, काफी एंडेंजर्ड में आ गया है ना, इसको गायब भी कर रहे हैं लोग, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये देखो एंडेंजर्ड में ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, आई फाइंड आउट सम रीजंस, क्या रीजन है, इससे क्वेश्चन कभी फ्रेम हो सकता है, राइट, कि मान लो, चलो एक बार तो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि क्या है चार्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दिस पोर्शन कि which is the highest responsible factor for these vulnerable endangered critically endangered. This is a habitat fragments. This is the biggest problem. We are not restoring their living place, है ना, so that is the problem. Let us return back to the question. तो अब आप आराम से ये बता सकते हो, right, which one is the true. Now you can see A का 1, यानी A जो है सीधा सीधा लाइन है ये, दिस इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, एंड देन B का थर्ड, वो भी है कि मतलब देखना पड़ेगा कि रियली दिस इज ट्रू और नॉट। B का थर्ड, B वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न कौन सा है, IV,
हाँ, लीस्ट कंसर्न किसको मान रहे हैं? डी का सेकेंड नियर थ्रेटेंड है, और डी का सेकेंड सी का फोर मान रहे हैं। सी, ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना, ये तो उल्टा लिखा हुआ। लीस्ट कंसर्न तो ए वाला होना चाहिए ना। ए होना चाहिए, हाँ, क्योंकि वही हाँ, ज्यादा क्योंकि पॉपुलेशन का यस यस, वो आंसर गलत है, वो आंसर गलत है। हम्म, क्योंकि अभी हमने चेक कर लिया इसको, सी जो है डेंजर्ड वाला है सबसे ज्यादा, क्रिटिकली हाँ, सबसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हाँ है ना, सी है। तो हाँ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वन का सी ऑप्शन बी कोई दिया नियर दिया है? थ्रेटन, हाँ, वन का सी थर्ड वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसके रेस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं। ए का थर्ड, ए का थर्ड यस वल्नरेबल है, ये हो सकता है, ठीक है ना। लीस्ट कंसर्न सी का थर्ड वाला कौन सा? ए का थर्ड, हाँ थर्ड वल्नरेबल। लीस्ट कंसर्न फोर का डी, डी लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। सी का रेड जोन में डाला है वो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। बी, ए का तो वन नहीं हो सकता, थर्ड हो सकता है, या फोर्थ हो सकता है लीस्ट कंसर्न। तो इसके हिसाब से फोर्थ वाला ज्यादा सही लग रहा है, ए का फोर्थ, है ना, ए का फोर्थ लीस्ट कंसर्न। तो लेट अस चेक अगेन, हम वहां पे आंसर देख लेते हैं ना जो हमारा है अब इसके हिसाब से, राइट। Now we can check the answer again and again so that we should not get confused when real answer is in front of us. ये बात है। हाँ, अगर आप देखो, छोड़ो इसको, मैं इसको जूम करता हूँ। है ना, तो अगर आप देखो तो एक्सटिंक्ट है ब्लैक वाला, एक बिल्कुल जरा सा 2% जो है, राइट। हाँ, थ्रेटेंड जोन है ये 25% वाला, रेड वाला, है ना, ये थ्रेटेंड है। और ये थोड़ा सा जो है, दिस इज नियर थ्रेटेंड, एंड दिस इज जो सबसे बड़ा पोर्शन है, दिस इज द लो रिस्क। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में बड़ा पोर्शन तो हो ही नहीं सकता। एक और जो हमने लिया था ग्राफ, यहां से भी ये चीजें कन्फर्म हो रही है, यहां से भी ये चीजें कंफर्म हो रही है। वी कैन जूम इट, है ना। डेटा डेप्थ यहां से, लीस्ट कंसर्न ग्रीन वाला है सबसे बड़ा पोर्शन, राइट। एंड देन सेकेंड बिगेस्ट पोर्शन इज द नियर थ्रेटेड, ओके। एंड वल्नरेबल डार्क येलो ना, डार्क येलो, हाँ। एंडेंजर्ड फिर और श्रिंक कर गया, राइट, 10%। एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बहुत ही मतलब बहुत श्रिंकेज है, कम, हाँ 7%। इसके हिसाब से हम मैच लेते हैं ना। तो ये पता चल गया कि जिसने भी आंसर दिया था वो गलत है। है ना। तो ए 4 है, राइट, ए का 4 है लीस्ट कंसर्न, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि वो मैच कर रहा है। बी का थर्ड, राइट, वल्नरेबल, एंड सी का सेकेंड, यस, राइट, एंड डी का वन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। तो डी का वन, यस, डी का वन। और अगर मान लो तुम एक ऑप्शन देखो, अगर वन के हिसाब से, तो डी का सेकंड दिया हुआ है नियर थ्रेटेंड, हाँ, सी का 4 दिया हुआ है, यानी लीस्ट कंसर्न, यहीं पे ये गलती है ना। हाँ, तो अगर आप लीस्ट कंसर्न को देखो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड ऑलवेज बी असाइन टू 1। ए, हाँ, सबसे ज्यादा ए का फोर्थ ही होना चाहिए, तो ऑन द बेसिस यू कैन से द फोर्थ वन इज करेक्ट। हाँ। अब इस पे तो मुझे थोड़ा रिसर्च करनी थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, तो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन नाउ। ये इन्होंने मतलब मैथमेटिकल बना दिया पूरा इकोलॉजी को, विच इज इनकरेक्ट दे आर आस्किंग। आंसर आई विल टेल यू, बट आंसर इज थर्ड, but I always not assume कि this option will be always correct.
ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेव इन कम्युनिटीज क्वांटिफाइड, यस, क्वांटिफिकेशन पे मैंने एक पूरी रिसर्च करी है कि हाउ यू कैन क्वांटिफाई द फूड वेव, है ना, जितना ज्यादा फूड वेव होता है दैट इज अ मोर स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है। सो चेन लेंथ तो नहीं कह सकते, एवरेज नंबर ऑफ लिंक बिटवीन ट्रॉपिक लेवल टोटल नंबर ट्रॉपिक लेवल, इनकरेक्ट है ये, करेक्ट, चेन लेंथ करेक्ट है, कॉन्केटेंस करेक्ट है, एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक इन ए फूड वेव और कॉन्फिडेंशियल नंबर ऑफ लिंक इन ए फूड वेव, पोटेंशियल लिंक इन ए फूड वेव वेयर n species are present, n minus 1 actual number of link, linkage density, actual number of link in a food web, number of species in a food web, ठीक है जी। चलो, तो इस हिसाब से गलत क्या हुआ, ये तो पॉपुलेशन को लग रहा है ना, पोटेंशियल लिंक इन फूड वेब वेयर एन स्पीसीज आर प्रेजेंट, वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। ये मैंने पढ़ाई नहीं है, बट दिस इज वेरी जीनियस क्वेश्चन, इंक्लूसिव फिटनेस, है ना। तो वैसे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था जेनेटिक्स में आपको कि शेयर कैसे करते हैं ना, जीन शेयर क्या होता है, तो जीन शेयर के आधार पे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, विच वन विल बी द इंक्लूसिव फिटनेस, यानी जीन शेयर अगर इनब्रीडिंग में है तो दैट इज अ रिड्यूस्ड इंक्लूसिव फिटनेस, है ना, क्योंकि होमोजाइगोसिटी विल इंक्रीज। तो आपको ये देखना है कि कितना ज्यादा हेटेरोजाइगोसिटी है, तो दैट विल गिव यू द मोर इंक्लूसिव फिटनेस, ठीक है। तो मेरे से लोगों ने पूछा कि कोरोना में मुस्लिम आर मोस्टली होमोजाइगस, है ना, तो व्हाई लार्ज स्केल डेथ क्यों नहीं हुई। हमने कहा अगर डेथ हुई है ना, तो इतनी ज्यादा डेथ हुई है कि वो पता भी नहीं चला, बिकॉज यहाँ हमारे पत्रकार खड़े कहाँ रहते हैं, जहां जलाए जाते हैं, राइट, कब्रिस्तान में उनके जाने की हिम्मत भी नहीं है। दैट इज अ फॉल्स रिपोर्टिंग, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत हाइप हुआ था, कितने लाख मुस्लिम ने अभी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया एंड ऑल दे वर इन्फेक्टेड। तो चलो दैट इज एन जेनेटिक इश्यू, नॉट इन द टर्म ऑफ रिलीजन। तो ये देखो इन्होंने लिखा भी है नीस एंड निफ्यूज, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एज सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस, इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया, सम ऑफ डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। इमेजिन यू हैव 10 ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इमेजिन यू हैव 10 ऑफ स्प्रिंग, ठीक। क्या क्वेश्चन है, सपोज 10 ऑफ स्प्रिंग, तो diligent parental care 5 survive to reproduce. You give your life in a heroic deed to save total of 5 of your niece and nephew. तो 5 survive to reproduce, इसमें से मतलब 5 की डेथ हो गई, 5 ही सर्वाइव किए, and you give your life in heroic deed to save a total of 5 of your niece and nephews. What is your inclusive fitness? इन्होंने इसका नहीं पूछा है, पेरेंट्स का पूछा है, राइट। पेरेंट्स का इंक्लूसिव फिटनेस शेयर कितना होगा, ठीक है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते है ना, नीस एंड निफ्यूज में कितना शेयर जाएगा, 1/4 जाएगा, 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा 3/4, तो 3/4 के हिसाब से तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो 5 लिखा है ना इन्होंने, प्लस तो कितना हो गया 5/4, है ना। इसको देखना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी का ही सिस्टम लग के और जीन शेयर आपको देखना पड़ेगा, दैट यू कैन कैलकुलेट। तो ये अभी अल्ट्रुइज्म के अंदर में आता है, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आई विल डिस्कस यू एंड आई विल टीच यू द अल्ट्रुइज्म टॉपिक, पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन। नाउ यू कैन सी कि हमने ये पढ़ लिया है एंड हाउ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन। हमने पढ़ा था गिवन बिलो आर ग्रोथ इक्वेशन वेयर dN/dt इज डिफाइंड एज Rn/k, Rn/Q. More about the terminology, they are very concerned. जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो दे आर, यू हैव ऑलरेडी स्टडी, आप पढ़ चुके हो इसको,
और इसमें क्या सही है, विच वन इज करेक्ट? बी रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या ये सही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एंड ए रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक, रॉन्ग, ठीक है। सेकंड, बी रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एंड डी रिप्रेजेंट हाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये हमने पढ़ाई कर रखी है, राइट? ये हमने पढ़ाई कर रखी है, दिस वन इज हाँ करेक्ट। तो थर्ड वन, बी रिप्रेजेंट जीरो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड डी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ए वाला तो सवाल ही नहीं होता, आर एन नहीं होता है ना, तो ऑलरेडी हमने डी एन बाई डी टी से कवर कर लिया, राइट? ठीक, आर एन के माइनस एन अपॉन के, और वहां पर डी एन बाई डी टी आर एन होता है। ग्राफ भी हमने बता दिया था आपको कि एक्सपोनेंशियल मीन्स देयर इज ए नो लिमिटेशन, है ना, रिसोर्सेज आर एनीथिंग। तो दिस इज ए ह्यूमन का एक क्वेश्चन ये भी सीएसआर में आया है कि एक्सपोनेंशियल आप कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना? तो ये ह्यूमन में ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। एंड कैरिंग कैपेसिटी वाला जो है लॉजिस्टिक, you can observe in most of the species where K is the carrying capacity, N is the number of individuals in the population. So because of a resource limitation, right? So this curve become K minus N upon K, right? So this is the R multiplied by N, right? And then multiplied by the complete curve. This is the logistic, and this one is exponential. तो ह्यूमन है मोस्टली इन द डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो काफी कंट्रोल होने जा रहा है, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो सारा सिस्टम एक जैसा हो जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और दो बच्चों का रूल आ जाएगा, है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देयर विल बी फैमिली सिस्टम, जैसे हिंदुइज्म में होता है, यू हैव ओनली वन वाइफ, अदर दे हैव मोर वाइफ, तो मोर वाइफ तो मोर चिल्ड्रन, तो फिर ये एक्सपोनेंशियली कर्व होगा ना, कब कहाँ डाउन होगा। और प्रॉब्लम है कि फिर उनको पैसे चाहिए तो गलत काम करेंगे, तो दैट इज प्रॉब्लम। तो एंटी नेशनल बन जाएंगे, जासूस बन जाएंगे। वी हैव डिस्कस की स्टोन स्पीसीज, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड व्हाई अबाउट ए कीस्टोन स्पीसीज? तो कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है? मैंने प्रेडेटर का एग्जांपल दिया था कि समटाइम प्रेडेटर आर द कीस्टोन, इन एक्सेप्शनल केसेस लायन और एलिफेंट दैट हैव द कंप्लीट इन्फ्लुएंस ओवर द होल कम्युनिटी, जो कि अदर की लाइफ डिसाइड करते हैं, राइट? हमने एक एलिफेंट का भी बताया था कि एलिफेंट क्या करता है कि दे कैन ब्रेक आउट ऑल द ट्रंक ऑफ द ट्री, राइट? सपोज, है ना, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि सारा जड़ पेड़ सारा तोड़ देता है, देन व्हाट यू कैन सी। तो दिस इज द keystone species. Now based on this discussion, can you tell me which one is incorrect, not correct? आंसर गलत हो सकता है, राइट? सो डोंट बिलीव ऑन द गिवन आंसर। ठीक है, keystone species has influence on community proportional to its abundance. Species other than consumers can be a keystone species.
रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीसीज कैन रिड्यूस स्पीसीज रिचनेस, रिड्यूस तो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि इसके प्रेजेंस से रिड्यूस होता है है ना। जब तक कीस्टोन स्पीसीज रहेगा, जैसे एलिफेंट ने क्या किया, सारे पेड़ को तोड़ दिया, तो अगर इसको आप हटा दोगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, कैन नॉट बी रिड्यूस। रिमूविंग कीस्टोन स्पीसीज कैन अफेक्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल कॉजिंग ए ट्रॉफिक कास्केड, इसके बारे में भी वी आर नॉट श्योर, रह गया 2 का डिस्कशन, है ना। बट ये इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो अगर मान लें कि ये कीस्टोन हैज इन्फ्लुएंस ऑन 20% अबंडेंस, ये सही है, ये सही है। स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर्स कैन बी कीस्टोन, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है, दैट इज थर्ड वन। नहीं समझे, क्या बोलते हो? नहीं सर, समझे। जिसे यहाँ पे लिखा है, बट वी कैन नॉट बिलीव, जैसे कि वहां पे आईयूसीएन के डेटा में भी गड़बड़ था आंसर, हाँ राइट। हाँ। तो यहाँ भी जो हमने पढ़ाई करी है, हमने पढ़ाई मतलब आपने हमने डिस्कस किया है, तो सो कीस्टोन स्पीसीज व्हाट, तो हमने एलिफेंट का एग्जांपल दिया था, राइट। सपोज एलिफेंट इज रिमूविंग ऑल द ट्री, तो इन्होंने क्या किया, सारा डिस्टर्ब कर दिया, तो स्पीसीज रिचनेस तो घट गई ना इनके प्रेजेंस से। रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीसीज कैन reduce, this is the wrong sentence and they are asking about the incorrect, this is incorrect। हाँ ओके हाँ। तो इसलिए मैं आंसर आपको दिखा भी देता हूँ कि यू कैन सी कि इफ यू आर स्टडिंग वेल तो यू कैन जज कि एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या कर रहे हैं सीएसआईआर के, वो ना आंसर रट ले रहे हैं बेचारे, बिना सोचे समझे कि एग्जैक्टली यार ये सही भी है कि नहीं है। सही तो हो, रटने का फायदा फिर तो हाँ। यू नीड ए टीचर, यू नीड ए गाइड जो बताए आपको कि ये सही है, क्योंकि अगर सही और करेक्ट और इनकरेक्ट के बेसिस पे ही आपको जेआरएफ मिलना है, आपकी लाइफ सेट होनी है, आपका साइंटिस्ट बनना है, मतलब सारी चीजें इसी से हैं। ये डोर ही आपने बंद कर दिया, आपने गलत आंसर ही रट लिया, फालतू के यूट्यूब वीडियो देख लिए जिसमें कि पूरी डिस्कशन ही रॉन्ग है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट डिस्कशन कर रहा है। यू आर नॉट द एक्सपर्ट, यू डोंट नो द थिंग्स एंड यू आर वॉचिंग। एक बार दिमाग में गलत चीजें सेट हो गई है ना, तो यू विल बी द की स्टोन स्पीसीज ऑफ योर लाइफ, डिस्ट्रॉय कर लो एलिफेंट की तरह से राइट, दैट इज अ प्रॉब्लम। A species whose life stay strategy allow for high intensity rate of increase, यानी आर स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया है, आर एंड के स्पीसीज, ठीक है। तो के तो कैरिंग कैपेसिटी के बेस पे, आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है। तो दे पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट स्पीसीज हुज लाइफ स्टे स्ट्रेटजी अलाउ फॉर हाई इंटेंसिटी रेट ऑफ इंक्रीज विल आल्सो एक्सिबिट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होगा, will also exhibit the following except, 3 तो होंगे, एक नहीं करेगा। वो बोल रहे हैं कि about the R species what you can say, नीचे से देखो, survivorship that so density depend mortality typically exhibiting type 1 और type 2, तो आप बना ही लो ग्राफ, make a graph and already survivorship curve, you know there are 3 type 1, this is type 2 and this one is type 3rd। ये कह रहे हैं आप देखो, now it's a 4th one, you can judge now, survivorship that so density dependent mortality exhibiting type 1 and type 2 survivorship, no भैया, मोर्टेलिटी तो ये शो ही नहीं कर रहा है, ये तो ज्यादा सर्वाइवल शो कर रहा है। मोर्टेलिटी किस में हो रही है? हाँ ना? इसमें हो रही, नीचे वाले में, टाइप 3rd में, ठीक है। तो 4th वन इज इनकरेक्ट, ऐसा लगता है, दिस इज इनकरेक्ट। अब नाउ बाकी चीजों को देख लेते हैं। हाई टॉलरेंस फॉर बोथ एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी एंड लो क्वालिटी रिसोर्सेज, ठीक है, तभी सरवाइव कर रहा है ना जब हाई टॉलरेंस है। टाइप 1 एंड टाइप 2 आर अंडर द आर कैटेगरी
right? Because they have the high tolerance. Yes, correct. Short period of, मुझे डायबिटीज और आज हमने जम के हाँ मिठाई सर। खाई। सारे चिल्ला रहे थे इतना मिठाई मत खाओ, हमने कहा कोई बात नहीं ले आओ। देखा जाएगा। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ आर शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, मतलब ये शॉर्ट पीरियड ही एक्सपोनेंशियल बोलोगे ये जुलाई। तो ये भी करेक्ट है। रिपोर्ट स्टडी दैट इन्वॉल्व रैंडम मेटिंग, सेमल पैरिटी एंड लिटिल और नो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। तो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जब पेरेंट्स को डाई होना पड़े, पेरेंट को मरना पड़े, है ना। यहाँ पे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भतीजे भतीजी सारे कई साल तक जिंदा रहने के चांसेस हैं, अगर आयुर्वेदिक सिस्टम फॉलो करो, नेचुरल सिस्टम फॉलो करो खाने पीने का, दे कैन हैव गुड चांसेस ऑफ। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी पैटर्न ऑफ स्पीसीज, देखो ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। तो अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल कम्युनिटी, क्या ये सही है? तो एक जैसे क्वेश्चन पूछता है, आप एक स्ट्रेटजी बना लो, राइट समथिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट जो आपको आता है बिना पढ़े ये सारे ऑप्शन को। तो लेट अस चेक कि हम क्या जानते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी, देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? और अल्फा डाइवर्सिटी याद करो, बीटा डाइवर्सिटी एंड देन गामा। याद होना तो जरूरी है, देन यू कैन टेक डिसीजन, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक डिसीजन। तो हमने किस आधार पे किया था? अल्फा बीटा याद करो, कैलकुलेशन भी सीखा था, डेफिनेशन भी पढ़ा था। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, रिचनेस, इवननेस इनसाइड द हैबिटेट। हाँ ऐसे 3 मतलब बनाए थे, within that अभी local, याद आ गया हाँ, होगा। ठीक है, हाँ, ये अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो बीटा कॉमन जो, बिटवीन हैबिटेट्स, हाँ बीटा बिटवीन हैबिटेट एंड हाँ, गामा, ये लिखा भी है ना सेकंड ऑप्शन। फुल डाइवर्सिटी, हाँ हाँ। Beta diversity measure of change in species composition from one community to other. Gamma diversity, the regional diversity found among range of communities habitat in a geographical range. So alpha diversity का 2 वैसे भी इन्होंने क्लियरली आपको बोल दिया कि देखो फर्स्ट और थर्ड में से आपको सेलेक्ट करना है ना। उन्होंने सीधे बोल दिया क्योंकि अल्फा की 2 डेफिनेशन है, बीटा की केवल एक है। तो एक सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो बिना फियर के, राइट। देखो उन्होंने प्लानिंग कैसे करी है आंसर देने की। There is a single definition of alpha, beta and gamma. Only you have to choose between one and third. Alpha diversity is diversity within single community. Alpha diversity is the regional diversity found in a range of communities in geographical region. ठीक है, ठीक। यस सर। तो ऑब्वियसली अल्फा डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी होगी तो अल्फा, चेंज इन कम्युनिटी होगी फ्रॉम वन टू अनदर हैबिटेट। हम यहाँ भी रहेंगे, हम वहां भी रहेंगे, हम दार्जिलिंग में भी रहेंगे, असम में भी रहेंगे, दिल्ली में भी रहेंगे। दैट इज बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा, हम सब जगह रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज, हाँ ये जबरदस्त क्वेश्चन मिला था। ये लेटेस्ट है सारे, ये लास्ट 3 इयर्स के हैं, 2018 ऑनवर्ड्स। तो टर्सरी कंज्यूमर देखो टॉप पे है, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बहुत कम है, प्रोड्यूसर बहुत ही कम है, राइट। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ज्यादा है, ये उल्टा नहीं सिस्टम हो गया। ज्यादातर प्रोड्यूसर लार्ज स्केल पे होते हैं ना, टर्सरी कंज्यूमर थोड़ा सा होता है। हाँ,
above pyramid represent pyramid of number of a parasitic food chain and pyramid of biomass of a pond ecosystem, pyramid of a number of a pond ecosystem and pyramid of biomass of a forest ecosystem, pyramid of energy of a grassland and pyramid of biomass of an open ocean ecosystem, pyramid of biomass of a grassland and pyramid of number of a tropical forest ecosystem. तो क्या पूछ रहे हैं कि एबव पिरामिड रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओह, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन, क्या ये पैरासिटिक वाले हैं या पॉन्ड के हैं या ग्रासलैंड के हैं, है ना? ग्रासलैंड और ओशन वाले तो नहीं लग रहे, हाँ, क्योंकि वहां पे तो प्रोड्यूसर प्लांट होता है तो बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, तो तो काटते जाओ, यस काटते जाओ, ग्रासलैंड काट दो, हाँ, ग्रासलैंड यहाँ भी है काट दो। ये सिर्फ कहते ब्रॉड टू नैरो, पहले ब्रॉड में जाओ, ग्रासलैंड ग्रासलैंड पॉन्ड में भी नहीं होगा, बचा देखो। हाँ, आंसर खुद ही उन्होंने दे दिया, ठीक है। हाँ, तो जस्ट मेरा एक प्रैक्टिस रहा है कि नीचे से स्टार्ट करो, ज्यादातर सॉल्व ऐसे जाया करो, जब भी सॉल्व करो आपको ना थीम पता लग जाएगी। वैसे भी थोड़ा सर्कुलर का ऑप्शन वैसे पेपर मिलेगा आपको, लूज शीट्स मिलेंगी, बिकॉज दिस इज ए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एनटीए। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में देखो ज्यादातर बच्चे ना अब पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर कोचिंग्स में पेपर बेस्ड चलाए जाते हैं ना, वो इजी होता है कि जिरोक्स किया और दे दिया। कंप्यूटर बेस्ड लाने में बहुत टफ है, उसका सॉफ्टवेयर अलग से डिजाइन करवाना पड़ता है। मेरा बहुत खर्चा हुआ, यू कैन नॉट इमेजिन की टोटली आई एम इन लॉस, लेकिन मेरा पैसा नहीं टीचिंग का, तो मैंने अपनी पॉकेट से भी खर्चा किया, एनटीए का वो सिस्टम डेवलप किया, टेस्ट का। खैर आप तो ऑलरेडी अवेयर हो, है ना, कि आप हैबिचुअल होते हो कि कैसे मार्किंग हो रही है, हाँ, कितना आ रहा है, रैंक कितना आ रहा है, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलता है। पहले सीएसआर का रिजल्ट बहुत देर में आता था, दूसरे का फॉर्म आ जाता था तब पहले का रिजल्ट आता था। अभी विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, राइट। हाँ, so this is the benefit. Now you can see this is the rank abundance plot given below, illustrate 3 well-known species, है ना? Based on the shape of the curve, select the correct option. Which one is geometric, which one is exponential? तो आपको क्या करना चाहिए, पहले ये देखो स्पीसीज रैंक पे कल भी बात हुई थी, रिलेटिव एबंडेंस यहाँ दिया होगा, है ना? इस पर हमने काफी पढ़ाई करी है, बट ये कह रहे हैं कि तुम एक को पकड़ लो, सी को पकड़ लो, क्योंकि बाकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन के बारे में वो नो वन इज श्योर। तो यहाँ पे स्पीसीज रैंक क्या हो रही, घट रही है कि बढ़ रही है? रिलेटिव एबंडेंस यहाँ पे घट रहा है, ये घट रहा है, हाँ, स्पीसीज रैंक बढ़ रही है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ कर्व सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे से फॉर्मूला लगा लो, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल तो नहीं है इस लाइन, लॉग स्केल में है तो नहीं, हाँ लॉग स्केल में, तो ये हो सकता है फोर्थ वन, ठीक है। ए एक्सपोनेंशियल, लेकिन ए की नहीं, मैं डी सी की बात कर रहा हूँ, सी कैन बी एक्सपोनेंशियल। तो सी देखो कहाँ पे, सी कैन बी एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्सपोनेंशियल है, जियोमेट्रिक, सी में भी जियोमेट्रिक, तो यहाँ 2 ऑप्शन है ना। एक्सपोनेंशियल सी में तो कहीं नहीं है, तो वो हमने इसलिए छोड़ दिया, ए को ये मान रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल दे दिया, ए को एक्सपोनेंशियल, तो चलो हम मान लेते हैं कि ए एक्सपोनेंशियल है और सी जियोमेट्रिक है। अब ये दोनों मैच करना चाहिए। आंसर दिया है 3, सी तो जियोमेट्रिक है, ये तो कंफर्म हो गया, है ना। हाँ. और ए इज अ ब्रोकन स्टिक एंड सी इज जियोमेट्रिक, ए ब्रोकन स्टिक ऐसे ही है, मतलब ए को कह रहे हैं ऐसे ही है, और बी इज द लॉग, लॉग में बी जा रहा है, सी जियोमेट्रिक है। तो हमारा ये डाउट था कि हमने ए को एक्सपोनेंशियल तो मानते नहीं थे, है ना, ए को तो एक्सपोनेंशियल मानते नहीं थे, बी को लॉग नॉर्मल में था, तो ये भी सही था, ये भी सही था। अब ब्रोकन स्टिक और एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है तो सिर्फ ये फालतू की चीज है, ब्रोकन स्टिक इसलिए करेक्ट। सर आपका आवाज कट रहा है बहुत, अभी ठीक है आवाज, अभी चेक करो, हाँ अभी थोड़ा वीडियो ऑफ कर दिया, अभी आवाज मिलेगी अच्छी।
ठीक है। हाँ अभी है हाँ। वो एक्चुअल में वाईफाई चार्जर में भी लगा हुआ है ना। रात में लाइट नहीं थी, मॉर्निंग में भी लाइट नहीं थी। मैं ऑफिस चला गया तो फिर हमने कहा भाई कुछ ऑन न रहे, नहीं आग शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है ना। ठीक है। हाँ सर। So now you can see the next one, temporal isolation in breeding season between closely related species lead to reproductive isolation. बहुत सारे देखो होता है ना कि आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो यू कैन ट्राई, यू कैन लुक फॉर द हिंट, है ना। हिंट का भी आप लाइव चैट में एक बच्चा पूछ रहा है विच बुक टू स्टडी। कोई बात नहीं, बुक से तो क्या करोगे पढ़ के, इतना ज्यादा है मटेरियल, यू कैन नॉट, है ना। इतना ज्यादा ओडम भी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक, यू कैन नॉट। ये सिंपैट्रिक वाला शायद पूछ रहे हैं ना, हाँ क्लोज रिलेटेड या सिंपैट्रिक स्पीसीज। सिंपैट्रिक स्पीसीज हमने पढ़ाई नहीं है, बट एलोपैट्रिक सिंपैट्रिक तो पढ़ा था, जियोग्राफिकल बैरियर होता है तो दैट इज एलोपैट्रिक, है ना। तो प्लॉट के रूप में पूछ रहे हैं, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन है रियली। ये इन्होंने पूछा भी है प्लॉट के फॉर्म में। तो आई थिंक वी हैव स्लाइड्स, सम स्लाइड्स नहीं, इधर नहीं। हम्म, हाँ ये मैंने पूरा इसका डेफिनेशन लिया हुआ है, जो लीस्ट कंसर्न और ये, तो दैट यू कैन प्रैक्टिस। क्योंकि अभी हम इधर जाने वाले नहीं है। फूड वेब का स्टेबल सिस्टम पे कल मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो दैट इज ए काइंड ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम। तो आई थॉट कि इसको बाद में लूंगा, बिकॉज दैट इज ए टोटली लॉग डिपेंडेंट, है ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो दैट इज एन इशू, हाउ टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ फूड वेब। तो ये स्टार्ट कर देते हैं। this one answer is fourth, okay, but how this fourth I can tell you। इसके पहले कि हम वो पढ़ लें थोड़ा सा बेसिक्स इसका, एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पढ़ाई कर रखी है। ओके, यस सर। हाँ दिस वन। So given below are the population pyramid of three different population। ह्यूमन के रिलेशन में पूछ रहे हैं, आई यू सरप्राइज विद दैट। ठीक है, A, B, and C depicting the relationship between birth and death rate in each. So based on the population pyramid given above, which one of the following is incorrect? कौन सा incorrect है? Which one is incorrect? तो अगर आप देखो तो हमने आपको बताया था, just see the option. Population B is the highest death rate. नीचे से स्टार्ट करो। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट मत बता देना। हाँ बी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन मतलब कि बी बी में हाईएस्ट डेथ रेट एमंग थ्री पॉपुलेशन। बहुत ही नैरो हो गया ना, तो हाईएस्ट डेथ रेट तो होगी, तो दिस इज रॉन्ग, मतलब दिस इज दैट इज करेक्ट। करेक्ट। पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन नहीं है, हाँ तो वही इनकरेक्ट हुआ, बराबर। पॉपुलेशन सी है बर्थ रेट हायर देन डेथ रेट, बर्थ रेट तो हाई है, सही है। हाँ पॉपुलेशन बी इज स्लोअर ग्रोथ रेट, ये भी सही है। हाँ पॉपुलेशन बी है स्लोअर ग्रोथ, इनकरेक्ट, हाँ है ना। तो ये भी सही लग रहा है, राइट। तो इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब ये जो आंसर है यू कैन नॉट रिलाई, है ना, बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पिरामिड गिवन एबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। नहीं ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। थर्ड वन आंसर शुड बी द थ्री, ठीक है।
पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग नहीं है, घट गई है ना, तो डेथ हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ग्रोथ हो रही है, देख रहे हो ये, तो सी इज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, दिस इज करेक्ट। और इनकरेक्ट क्या है कि ए के बारे में कह रहे हैं, यहां तो ये मोर्टेलिटी रेट हाई है ना, बेस्ड ऑन द मोर्टेलिटी, ये है नेटेलिटी, दिस इज नेटेलिटी 15 ईयर्स तक, ठीक है ना, एंड दिस वन इज मोर्टेलिटी। यहाँ पर डेथ ज्यादा हो रही है, यहाँ पर डेथ हो रही तो ग्रोथ रेट कहां से होगी, तो थर्ड वन शुड बी द करेक्ट। आपको सही लग रहा है? आई थिंक हाँ सर, हाँ। आंसर पे यू कैन नॉट रिलाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आंसर रट रहा है, मैं यही दिखा रहा हूं, आंसर मत रटो, बिल्कुल मत रटो, आंसर का कोई भरोसा नहीं है, राइट थिंग्स पढ़ो, क्योंकि कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना लास्ट मोमेंट पे। अब आप देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, given below are name of the some of the national park of India and the potential national parks, इनका नाम है, इनको मैच कराना है कि एग्जैक्टली विच एनिमल आर देयर, राइट। तो नेशनल पार्क के बारे में आई हैव नॉट कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में कवर नहीं किया हुआ है, कल हम करेंगे सैटरडे, कल या नेक्स्ट डे, कल तो सैटरडे है, देयर विल बी क्लासेस विल बी ऑफ, आपको फिर मंडे मिलूंगा, ठीक है, हाँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है एज पर शेड्यूल। तो वैसे फिर भी देख लो, नाम किसका किसका नेशनल पार्क है, आसाम, डिब्रू सैखोवा, बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए डेटा, इन्होंने पूछा है, जलदपारा वेस्ट बंगाल पुराना है, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु, एंड देन डाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, गिर फॉरेस्ट गुजरात। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नोट कर लो, देखाओ है ना, कुछ का तो देखाओ, याद हो जाएगा। हाँ हमेशा के लिए याद हो जाएगा ना, कितनी बार CSIR का अटेम्प्ट दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अनगिनत बार, अब यही देने आया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, तो कुछ तो कर लो लाइफ में, कुछ तो कर लो, कुछ नहीं कर पाए लाइफ साइंस ले लिया, लाइफ साइंस में भी कुछ नहीं कर रहे हो मतलब लाइफ की लाइफ ही निकाल दी, ऐसा पढ़ाई मत करो भाई। अब ये मॉडल आया है, देखो मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि क्या है ये, है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडल रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, कहते हैं विच मॉडल इज इनकरेक्ट। अब इतने एडवांस लेवल पे तो अगर पढ़ोगे तब जाके तुम्हें समझ आएगी कि क्वेश्चन क्या है, आंसर तो बाद में समझ आएगा, ठीक है ना, आंसर तो बाद में समझ में आएगा, पहले मॉडल समझ लो कि मॉडल था भी कि क्या कह रहा है, मॉडल एक्स में क्या कह रहा है, यू कैन एनालाइज, मॉडल वाई में क्या कर रहा है, ओनली 2 मॉडल दिया हुआ है, आप गेस कर सकते हो कि ये मॉडल चूंकि सक्सेशन से रिलेटेड है तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी सक्सेशन का अगर डेफिनेशन आपको पता है तो ए इज द पायनियर स्पीसीज, है ना, पायनियर स्पीसीज, फिर फाउंडर स्पीसीज आएगा, राइट, देन प्राइमरी सक्सेशन, देन सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो मॉडल एक्स से ज्यादा स्टेबल है, फिर ये कह रहे हैं कि प्राइमरी सक्सेशन हुआ, सॉरी पायनियर स्पीसीज एंड देन फाउंडर स्पीसीज, देन ये यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है, राइट। तो अब नाउ इनकरेक्ट दे आर आस्किंग, तो लास्ट से पढ़ो, एज पर द मॉडल एक्स A makes the environment more suitable for B to invert, this is correct. As per model Y, C can outcompete B, C can outcompete B, can also invade a habitat in their absence, this may be true क्योंकि B इधर जा रहा है, क्योंकि सी के बहुत सारे है ना, ए से भी बन सकता है, बाहर से भी कुछ बन रहा है, नेसेसरी नहीं कि बी से ही आ रहा हो, राइट, तो ये हो गया। सेकंड का देखो, मॉडल एक्स रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल, टॉलरेंस ज्यादा है एक्स में, यस, वाई रिप्रेजेंट इनहिबिशन, बिल्कुल सही, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ,
फर्स्ट वन। फर्स्ट, ठीक है ना, ये आपको पता लग गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, गिवन बिलो आर द स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व एंड रेरेफेक्शन कर्व, यही मैं बता रहा था, दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। ये रेरेफेक्शन कर्व क्या है? तो अगर आप देखोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, तो नाउ यू कैन सी कि इन्होंने स्पीसीज वर्सेस सर्वे साइज में ग्राफ खींचा हुआ है। ओके, ये ग्राफ खींचा हुआ है। तो गिवन बिलो द स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व एंड रेरेफेक्शन कर्व मेजर इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, नाउ यू कैन सी व्हिच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं। तो ये तो रेरेफेक्शन का मतलब ये समझ लो कि इन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा में कन्वर्ट करके ये लाइन खींची, क्योंकि इतनी स्मूथ लाइन आती नहीं। एंड दिस इज द एक्यूमुलेशन कर्व, यानी इन्होंने जो एक्चुअल डेटा में सर्वे प्लॉट किया वैसे आ रही है। एंड दिस इज द मॉडल्ड कर्व, यानी मॉडलिंग की बात की है। व्हिच वन इज करेक्ट? तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली रेरेफेक्शन कर्व की डेफिनेशन उन्हें क्या दी है और किस कॉन्टेस्ट में ये बातें हुई है। ठीक है, तो पढ़ने को बेटा बहुत है। ये है रेरेफेक्शन कर्व। तो you can see here rarefaction curve. This is exactly the statistical data. Rarefaction curve are created by randomly resampling the pool of n sample multiple times and then plotting the average number of species found in each sample. Exactly, they are remodeling, resampling. बहुत सारे स्पीसीज को रीसैंपल कर रहे हैं, है ना। तो आर्किया बैक्टीरिया को और नंबर ऑफ टैग सैंपल के बेस पे भी कर रहे हैं। एंड देन इनका दूसरा भी है आइडियोलॉजी बिहाइंड द रेरेफेक्शन कर्व। Exactly, this technique was developed by Howard Sanders in a biodiversity essay of marine benthic ecosystem, क्योंकि वहां पे मॉडलिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। You cannot go via another tricks. So that is applying in the marine benthic ecosystem. पहला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। एग्जैक्टली वो भी स्पीसीज रिचनेस का ही डाटा स्टडी कर रहे थे among the various sample size of bacteria, archaea, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, right? So then he was trying to draw a plot, right? So then suddenly he got a idea कि plot is not smooth, so how to give a smooth plot between the number of species and between the species richness. तो उन्होंने फिर उस प्लॉट का नाम ही दिया रेरेफेक्शन कर्व। एक नई टेक्निक डेवलप कर लिया, राइट। दिस इज दैट्स व्हाई दिस वाज कॉल्ड एज रेरेफेक्शन टेक्निक, है ना। तो एग्जैक्टली इसका आइडियोलॉजी क्या था, व्हाई ही डेवलप। तो एग्जैक्टली पहले के जो साइंटिस्ट थे जो हमने पढ़े बायोडाइवर्सिटी, दे वर नॉट क्वांटिफाइंग, दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिफिकेशन ऑफ दिस इकोसिस्टम, ठीक है ना। बट नाउ दिस कैन बी क्वांटिफाइड, ठीक है ना, you can quantify. That's why rarefaction technique are used to quantify species diversity of newly studied ecosystem, including human microbiomes, as well as the applied study in community ecology, such as understanding the pollution impact. सबसे बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ rarefaction का कि पहले क्या था community, and now because of pollution or because of any effect, what is the rarefaction effect, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है exactly, तो दैट इज डीलिंग। एंड अगर आप देखोगे तो रेरेफेक्शन वर्क्स वेल व्हेन देयर इज नो टैक्सॉन इज एक्सट्रीमली रेयर, सारे गायब ना हो गए या रिच हो थोड़ा, है ना, बायोडाइवर्सिटी से बीटा डाइवर्सिटी, है ना, जहां पे एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में जा सकते हैं। तो रेरेफेक्शन assume that number of occurrence of a species reflect the sampling intensity, but if one taxon is especially common or rare, the number of occurrence will be related to the extremity of the number of individual of that species, not to the intensity of sampling. The technique does not account for a specific taxa. It examines the number of species present in a given sample, but does not
look at which species are represented across sample. The two sample and each contain 20 species may have completely different composition, leading to skewed estimate of species richness है. यानी आप क्या कह सकते हो, जो स्पीसीज रिचनेस है और जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उनके बीच में अगर ड्रॉ करते हो, मान लो दो सैंपल है जिसमें 20 स्पीसीज है, राइट, तो दोनों का स्पीसीज रिचनेस के आधार पे जब प्लॉट करोगे तो यू विल ऑब्टेन द टू डिफरेंट प्लॉट्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक. तो ये टेक्निक में यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द स्पीसीज एबंडेंस. आपको क्या मिलता है, केवल स्पीसीज रिचनेस मिलता है, राइट. एंड ट्रू मेजर ऑफ डाइवर्सिटी अकाउंट फॉर बोथ द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एंड द रिलेटिव एविडेंस. दोनों का होना चाहिए अगर आप ट्रू बायोडाइवर्सिटी मेजर करते. तो इसके पहले किसी ने मेजर करने की कोशिश नहीं की थी डाइवर्सिटी को, केवल प्लॉटिंग हो रही थी, डिफिनेशन हो रहे थे, राइट. तो अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, प्लॉटिंग स्टार्ट होगी रेरेफेक्शन से. तो रेरेफेक्शन इज एन अनरियलिस्टिक एजम्पशन बिकॉज रैंडम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें and does not provide an estimate of asymptomatic richness, so it cannot be used for extrapolate species richness 10 in larger. छोटा सैंपल है 10, 20, 30, 40 तो अप्लाई कर सकते हो, बड़ा सैंपल है तो यू कैन नॉट अप्लाई. ठीक है, तो दैट इज द ब्यूटी. ये देखो हमने कुछ लिया है स्टैटिस्टिकल. दिस इज एग्जैक्टली द स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द OTU. OTU मतलब ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक unit. This is talking about the operational taxonomic unit, and that is especially nowadays applying in measuring the level of pollution. है ना, कोई बायोम है खास करके पॉन्ड बायोम या मराइन बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें आपको ये टेक्निक अप्लाई हो जाती थी. आप देख सकते हो सैम्पलिंग एफर्ट, सैंपल साइज, नंबर ऑफ यूवीसी, है ना, नंबर ऑफ VRUC डिप्लॉयमेंट, नंबर ऑफ eDNA सैंपल्स. तो बेस्ड ऑन ऑल दैट यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ कर्व, इंडिविजुअल सैंपल वर्सेस स्पीसीज. तो ये बहुत सारे डेटा. फ्यूचर में क्या क्वेश्चन आ सकता है, नाउ दे कैन आस्क यू मोर लॉजिकल क्वेश्चन अबाउट दैट. पहले तो पता नहीं था रेरेफेक्शन का. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड in 2019 से. ठीक है, तो अभी देखो इन्होंने 3-4 चीजें कंक्लूड करी. अब ये पूछ सकते हैं कि लाइन क्या शो कर रही है, जैसे स्मूथ लाइन क्या शो कर रही है. दिस इज द इंडिविजुअल रेरेफेक्शन. जहां भी आपको स्मूथ लाइन मिलेगी, 2 लाइन स्मूथ है यहाँ देखो, है ना. एक तो इंडिविजुअल रेरेफेक्शन है, दूसरा सैंपल रेरेफेक्शन है, राइट. अब 2 ऐसे डेटा है ना, वेवी डेटा है, वेव्स आ रही, तो एक्यूमुलेशन को ये दिखा रहा है. ठीक है, तो इंडिविजुअल रेरेफेक्शन, इंडिविजुअल एक्यूमुलेशन, स्पीसीज रेरेफेक्शन या सैंपल रेरेफेक्शन, तो सैंपल एक्यूमुलेशन. तो कल हम आई थिंक कल स्टार्ट करें, मंडे को स्टार्ट करते हैं मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम. और ये है ना, क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन को ना टाइम देना चाहिए. बहुत सारा भर लिया तो फिर वो ना ताजगी नहीं रहती. व्हाट वी हैव लर्न, हाँ, काफी कुछ है, मतलब पढ़ के आना, ये मैं कह रहा हूँ. बट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, बिकॉज सवाना है, ग्रासलैंड है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन योर स्टडी ओनली. आपको हाँ सर, पढ़ के ही पता लगना है, याद करना तभी इजी हो पाएगा व्हेन यू विल बी अवेयर. तो आज हमने दिस वाज द 173 स्लाइड्स. आउट ऑफ दिस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 100 स्लाइड्स. ठीक है ना. तो क्वेश्चन एक आया था रूडेरियल स्पीसीज, वो शायद बता दिया था आपको. ये क्वेश्चन आया था, रूडेरियल स्पीसीज आर दोज व्हिच आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट विद लो डिस्टर्बेंस, हाई कंपटीशन, हाई डिस्टर्बेंस, लो कंपटीशन, लो डिस्टर्बेंस, लो कंपटीशन, हाई डिस्टर्बेंस, हाई कंपटीशन. लेट अस सी व्हाट इज दिस. रूडेरियल स्पीसीज बोलते हैं किसको है. तो रूडेरियल स्पीसीज आर लाइक आर. तो स्पीसीज डिफाइन किया था ना, आर एंड देन के पॉपुलेशन, है ना. तो दीज आर लाइक आर, पहले दिमाग में बैठा लो. काफी रिप्रोडक्टिव होते हैं, तो डिस्टर्बेंस भी होंगी. अगर काफी मतलब प्रोड्यूसर टाइप का बिहेव करेंगे तो दे विल फेस कंपटीशन. ठीक है ना. तो ये कहते हैं कि दिस इज have short life cycles with a large amount of energy devoted to seed production. क्योंकि सारी एनर्जी चली जाती है सीड प्रोडक्शन में.
They are annual species with rapid growth and flowering that occurs at the end of temporarily favorable season, as with wet or monsoon season. Disturbance may be natural or because of wildfire, avalanches, है ना? Human activities such as construction, agriculture. The term ruderial originates from the Latin word rude. Rudu. आप बोलना किसी को, are you rudu? Rudu means rubble, right? Means some type of barrier, some type of destruction. The ruderal describing a plant tree that is characteristic of land with high level of disturbance, जिसका mind बहुत disturb हो. मैंने देखा CSIR के बहुत कम बच्चे हैं जो बहुत ही काम रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं. गर्ल्स की तो BSc के बाद ही मैक्सिमम शादी हो जाती है, मैरिज, है ना? तो ऑलरेडी दे हैव क्लियर्ड 1 JRF. दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 JRF कि भाई चलो अब फेलोशिप आ रही है पर मंथ, नो प्रॉब्लम. नाउ MSc के बाद जिसकी बहुत जीनियस इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी, जिसको ज्यादा थोड़ा एम होगा, दे वांट टू बिकम लाइक किरण मजुमदार साहब, चलो भाई थोड़ा कुछ लाइफ में करना है, राइट? दे कैन go through step by step learning and then cracking, because cracking exam is not an भी स्पेशली आपको राइटिंग में नहीं आ रहा है कि आप लिखो व्हाट इज रुडेरल स्पीसीज, तो जो मर्जी आए 4 पॉइंट लिख लिया. दे आर आस्किंग वेरी स्पेसिफिकली. तो आप मतलब 10 पन्ने पढ़ोगे, देन यू कैन आंसर ए सिंगल क्वेश्चन. दैट इज द एम ऑफ डिस्कशन टुडे. तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस. रूरल स्पीसीज आर दोज व्हिच आर फाउंड इन एनवायरनमेंट विद लो डिस्टर्बेंस. तो होता ही नहीं, हाई डिस्टर्बेंस हमेशा होता है, और हाई डिस्टर्बेंस है हाई कॉम्पिटिशन. तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 4th होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 2. तो हाई डिस्टर्बेंस है, कंपटीशन तो तब होता है जब सेम जैसे स्पीसीज होती ना. डिस्टर्बेंस तो है, नो डाउट, ठीक है. बट उनका प्रोडक्शन बहुत हाई है, सारी एनर्जी इनकी सीड प्रोडक्शन, कंपटीशन कहीं नहीं है. हाँ, तो उनको कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो हाई डिस्टर्बेंस तो है, बट देयर इज ए लो competition. So with that, I'm ending this class. Thank you so much. I will upload, है ना, डेटा. वैसे YouTube का लिंक मैंने शेयर कर देना है जो मैंने लाइव किया था, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा, ये कौन आ गया. चलो इनसे भी बातें कर लेते हैं थोड़ा. Stay while. So let us discuss. Hello Neeraj, how are you? I'm audible? Can you introduce yourself, beta? Because we were discussing today measure terrestrial biome. तो वो हम कल पढ़ने वाले हैं, आज हमने डिस्कस कर लिया है वैसे बहुत सारा MCQs. तो if you want to study more, then you can first discuss me about yourself and your interest. Then we'll be more able to approach you according to your requirements. Okay? तो कल मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करूंगा about the complexity of food web community, कैसा होता है ना. मैंने वैसे इस पे थोड़ा सा लिया हुआ था, I can show you. I was studying this factor कि exactly क्या है, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया था, बट इसका एक मॉडल मुझे मिला. exactly वो मॉडल भी मुझे लगता है डिस्कस करना ही पड़ेगा. हाँ, ये वाला कि what is the factor, है ना, that is more responsible for the producing stable food web system. What is the modeling in the term of biodiversity and in the term of sustainability? क्योंकि जब आप रिसर्च करने जाओगे ना, तो आजकल देखो मराइन बायोडाइवर्सिटी पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि बायोफ्यूल चाहिए, बहुत सारे वैक्सीन चाहिए, तो सारे मराइन, क्योंकि टेरेस्ट्रियल तो खत्म हो रहा है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है. तो आपको जब भी रिसर्च में जाओगे तो दे विल गिव यू, असाइन यू मराइन. जैसे अभी मैंने एक PhD स्टूडेंट ज्वाइन किया, मेरे को मैंने उसको दिया है टॉपिक अबाउट द बायोफोर्टिफाइड फूड, यानी फीड राइस के बारे में बात कर, कि जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है, बहुत सारा डिजीज बढ़ रहे हैं, तो उसमें ग्लूटान में बहुत सारे एलर्जिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो इन व्हाट इज द आइडियल सिस्टम कि बायोफोर्टिफाइड में जो विटामिन A, विटामिन C,
और बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स डाल रहे हैं, तो आर दे बेनिफिशियल, आर दे लॉस्ट ड्यूरिंग द कुकिंग, आर दे स्टे विद दैट, है ना। तो एक हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करना है, देन वी आर राइटिंग द रियल रिव्यू रिपोर्ट that will be published in the Elsevier. So let us see what will be the fate. Tomorrow we will be back again with all these details. तो आज का डिस्कशन काफी डिटेल में रहा, राइट? तो thank you for joining. Neeraj, if you want, you can discuss Yes, something. sir. You can ask some questions. We have 2 minutes for you. Have you qualified CSR or just preparing? Started with this. सर एक्चुअल में आज मैं लेट ज्वाइन हुआ, कल से डिस्कस करूँ। आज नहीं, अपने बारे में बता दो, अपना एम अभी स्टार्ट कर दिया प्रोफेशन या जस्ट फ्रेशर हो, ऑल दैट। Yes sir, I'm also CSI aspirant and Okay. now I'm currently working in food safety department and Okay. quality assurance. ओके, तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। नया बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर से, तो दैट Yes. क्लास विल बी लिटिल बिट अर्लियर। ये रेगुलर क्लासेस पिछले साल की हैं, तो दैट इज टाइमिंग इज 9 to 10 or 11। मोस्टली वी आर रैपिंग अप ऑल द यूनिट्स, और जो Yes, sir. फ्रेश बैच होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यूनिट 1। So you can join that batch, and timing will be night, not late night. That will be from 8 onwards. 8 PM के बाद भी start कर देंगे 15th December से जो हो रही है। And we are also starting the morning batches if anyone wants to join, but वो timing out होगी 6 AM 6 AM to 7। So that is, I think most of the students not feeling comfortable in, है ना, that time। बट चूंकि मेरा रूटीन है इस तरह का कि 12 o'clock तक क्लासेस लेना, स्टडी मटेरियल्स तैयार करना, एंड देन मॉर्निंग में 4 o'clock 4:30 तक आई एम आउट ऑफ द बेड एंड डूइंग माय योगा एंड ऑल दैट, एंड देन बैक इन द क्लासेस इफ यू वांट। ओके, तो सी यू Yes. अगेन, हैव ए नाइस लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।